हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। ये लेक्चर मॉडर्न इंडिया का 12th लेक्चर है दोस्तों, ठीक है। और आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे सीडीएम जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुआ था उसके बाद की क्या स्ट्रेटजीज अपनाई गई थी और प्रोविंसेस में कांग्रेस रूल, इन दोनों टॉपिक के बारे में आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में बताना चाहूँगा। प्रेप आईएएस ने 17 मार्च को 3 महीने का फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया था जो कि 20 जून तक चलेगा, क्योंकि 27 को इस बार प्रीलिम्स है। और इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव है यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 की तैयारी करवाना। दोस्तों काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि आईएएस का कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा, स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों पोर्शन को कवर किया जा रहा है, ठीक है। लास्ट में 5 हाई क्वालिटी फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होंगे जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड दोस्तों इसके अलावा हर संडे को सी सेट की क्लासेस भी होती हैं एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं जहां पे आप डायरेक्ट फैकल्टी से बात करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको स्टडी मटेरियल और हमारे तमाम वीडियोस की पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। एंड फ्रेंड्स, इसके अलावा जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी फैकल्टी, जो कि हमारी स्ट्रेंथ है। फ्रेंड्स, हमारे पास जो फैकल्टी है उसे यूपीएससी टीचिंग का एंड यूपीएससी की डिफरेंट स्टेजेस का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, भले ही वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू हो। तो दोस्तों हमारी आपसे उम्मीद रहेगी कि आप अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्किल में हमारे इस इनिशिएटिव को, हमारे इस कोर्स को आप स्प्रेड करें, उसको फॉरवर्ड करें, ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। एंड दोस्तों क्योंकि ये इनिशिएटिव एकदम फ्री है, एकदम निःशुल्क है, आपको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट नहीं करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, डिटेल्ड शेड्यूल के लिए, रजिस्ट्रेशन लिंक के लिए, हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से लिंक को देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अब हम बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक की। एंड दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट की। बेसिकली ये पिछले लेक्चर का टॉपिक है, बट क्योंकि वो उसकी ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा हो रही थी तो इसको मैंने यहाँ पे कवर किया है। तो दोस्तों जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमने इसके बारे में बात की थी। तो इसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने अनाउंस किया था कि हमें कम्युनल अवार्ड जो है वो लाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये भी था कि 3 स्पेसिफिक कमिटीज़ बनाई जाएंगी, फ्रेंचाइज को लेके, स्टेट को लेके, फाइनेंस को लेके 3 कमेटी बनेंगी। तो उसमें से एक कमेटी थी फ्रेंचाइज कमेटी, इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी, जिसको लोथियन कमेटी भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। तो इसकी रिकमेंडेशन पे, इसकी फाइंडिंग्स पे जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड जो था वो अनाउंस किया था। अब दोस्तों नाम से लग रहा है कम्युनल है, ठीक है। इसमें फिर से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको लग गया था कि कांग्रेस का सपोर्ट हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है जितना जो बाकी सेक्शंस थे जो हमें सपोर्ट कर रहे थे। तो इसलिए ये कम्युनल अवार्ड लाया गया था और इसका पर्पस था डिवाइड एंड रूल, ठीक है। दोस्तों अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें थी। इसमें मुस्लिम, यूरोपियन, सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, डिप्रेस क्लासेस, वुमेन और मराठाओं के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई थी। मतलब वही बात थी, डिवाइड एंड रूल, ताकि लोग यूनाइटेड न हो सके और कांग्रेस के अगेंस्ट हमें एक ऑर्गेनाइजेशन मिल जाए जो हमें सपोर्ट कर रही हो, ठीक है। दोस्तों अब ये जो डिप्रेस क्लासेस के लिए अरेंजमेंट था ये 20 साल तक चलना था, ठीक है। ये सेकेंड पॉइंट है। तीसरा, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थी वहाँ पे सीट्स भी कम्युनल बेसिस पे डिवाइड होंगी। मींस इतनी सीटें हिंदू के लिए रहेगी, इतनी सीटें मुस्लिम के लिए रहेंगी, इतनी सीटें सिख लोगों के लिए रहेगी। तो कम्युनल बेसिस पे सीटों का बंटवारा होना था। एंड फ्रेंड्स, इसके अलावा जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे, जो प्रांतीय असेंबलीज थी, वहाँ पे सीटों को डबल कर दिया था, उनके नंबर्स बढ़ा दिए गए थे। एंड मुस्लिम जहाँ जहाँ माइनॉरिटी में थे वहाँ पे उनको वेटेज देने की बात हुई थी। तो दोस्तों फिर से मुस्लिमों को अपीज करने की बात हो रही थी। इसके अलावा NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अलावा जितनी भी प्रोविंस होंगी वहाँ पे वुमेन को 3% का रिजर्वेशन दिया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड जो डिप्रेस क्लासेस हैं, ठीक है, उनको माइनॉरिटी का स्टेटस दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो डिप्रेस क्लास थी उनको डबल वोट मिलेगा। मीन्स वो 2 वोट दे पाएंगे। पहला वोट वो सेपरेट इलेक्टोरेट के माध्यम से देंगे, मीन्स
केवल एक डिप्रेस क्लास का व्यक्ति डिप्रेस क्लास के लीडर को वोट देगा, तो पहला वोट तो वो था, और दूसरा वोट जनरल वोट था। ठीक है, जो जनरल इलेक्शंस होंगे उसमें जो सामान्य रूप से वोट दिया जाएगा वो दूसरा वोट होगा। तो इस तरह से डिप्रेस क्लासेस को डबल वोट देने की बात हुई थी। एंड फ्रेंड्स, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो सीट्स होंगी, ठीक है, वो डिफरेंट जो क्लासेस थी जैसे कि लेबर्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, इसमें डिवाइड होंगी। ठीक है, मींस इतनी सीटें जो हैं वो ट्रेडर्स के लिए हैं, इतनी सीटें जो हैं वो लैंडलॉर्ड्स के लिए। तो इस तरह का बंटवारा किया गया था। मींस एक तरह से पूरे के पूरे भारत को बांटने की कोशिश की गई थी। वहीं अगर हम बॉम्बे प्रोविंस की बात करें तो वहाँ पे मराठा लोगों के लिए 7 सीटें जो हैं अलोकेट की गई थी। तो दोस्तों ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे कांग्रेस का क्या स्टैंड था। दोस्तों कांग्रेस जो था वो सेपरेट इलेक्टोरेट के पक्ष में नहीं थी। ठीक है, ये तो हमने पहले भी देखा था, बट वो बिना माइनॉरिटी की रजामंदी के इसको हटाना भी नहीं चाहती थी। ठीक है, तो कांग्रेस ने न तो इसको एक्सेप्ट किया और ना ही इसको रिजेक्ट किया, क्योंकि इसके इफेक्ट जो है काफ़ी दूरगामी हो सकते थे अगर कांग्रेस इसका विरोध करती तो। ठीक है, अगर हम गांधी की बात करें तो गांधी कभी भी सेपरेट इलेक्टोरेट के पक्ष में नहीं थे। उनको लगा था कि जो कम्युनल अवार्ड है ये इंडिया की यूनिटी पे, उसके नेशनलिज्म पे एक अटैक किया गया है। वही डिवाइड एंड रूल। दोस्तों गांधी जी इस चीज़ को समझ चुके थे। तो गांधी जी का ऐसा मानना था कि अगर जो अनटचेबल्स हैं, जो डिप्रेस क्लासेस हैं, अगर उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होगा तो उससे काफ़ी समस्याएं होंगी। सबसे पहली समस्या क्या होगी दोस्तों, कि ये जो अनटचेबल्स होंगे ये एक अलग क्लास बन के रह जाएंगे। ठीक है, ये एक अलग क्लास बन के रह जाएंगे और हमेशा अनटचेबल ही रहेंगे। तो गांधी जी का प्रयास क्या था कि अनटचेबिलिटी को हमें रिमूव करना है, बट अगर अनटचेबल्स को एक डिफरेंट क्लास की तरह देखा जाएगा तो फिर वो हमेशा अनटचेबल ही रहेंगे। तो ये तो उनका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था कि जो सोशल रिफॉर्म्स लाने हैं, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने हैं, वो किस तरह से लाए जाएंगे। तो इन दोनों बिंदुओं पर गांधी जी ने बहुत क्रिटिसाइज किया था इस सेपरेट इलेक्टोरेट को और फिर कम्युनल अवार्ड को। अब दोस्तों गांधी जी का मानना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बजाय आपको जॉइंट इलेक्टोरेट देना चाहिए। ठीक है, मतलब जो सामान्य जो चुनाव होते हैं वैसा ही होना चाहिए, और वहाँ पे आपको इनको रिजर्वेशन दे दो। रिजर्वेशन के वो पक्ष में थे। उन्होंने कहा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह आप जो है रिजर्वेशन दीजिए, भले इनकी जो सीट्स हैं वो बढ़ा दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और अपना विरोध दर्ज कराने के लिए फिर गांधी जी 20 सितंबर 1932 से एक इनडेफिनेट फास्ट मीन्स उपवास पर बैठ जाते हैं। अब दोस्तों ये बहुत बड़ा इवेंट था। जो हमारे उस समय के लीडर्स थे वो गांधी को मनाने पहुंचते हैं, और फिर सामने आता है पूना पैक्ट। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है पूना पैक्ट। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने साइन किया था ऑन बिहाफ ऑफ डिप्रेस क्लासेस। ठीक है, और कब साइन किया था? 24 सितंबर 1932 को ये पैक्ट साइन हुआ था। और इसमें क्या खास बात थी, ये जो डिप्रेस क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात थी इसको अबेंडन कर दिया था, इसको हटा दिया था। तो गांधी जी जो चाह रहे थे वो बात मान ली गई थी, बट यहाँ पे रिजर्वेशन जो था उसमें सीट्स बढ़ा दी थी। ठीक है, डिप्रेस क्लासेस की जो पहले 71 सीट्स थी उनको दुगना कर दिया था, मतलब 147 दुगने से भी ज़्यादा है, तो 147 सीट्स उनको रिजर्व कर दी गई थी। तो दोस्तों गांधी जी यही चाह रहे थे कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट मत दीजिए, भले ही आप रिजर्वेशन दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, और फिर बाद में ये जो पूना पैक्ट था ये गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट भी कर लेती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स बात आती है कि इस पूना पैक्ट का दलित लोगों पे क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों देखिए, इसका प्रभाव हानिकारक ही था। ठीक है, निगेटिव इफेक्ट ही था। क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन की बात थी। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं थी। इसका मतलब क्या होगा कि जो डिप्रेस क्लासेस होंगी ये हिंदू लोगों के हाथ में एक पॉलिटिकल टूल बन जाएगा। अब दोस्तों ऐसा क्यों? आप देखिए कि क्योंकि कुछ सीट्स रिजर्व कर दी गई हैं डिप्रेस क्लासेस के लिए, बट जो अल्टीमेट पार्टी है वो तो हिंदू डोमिनेटेड पार्टी है। तो हिंदू डोमिनेटेड पार्टी जिस कैंडिडेट को चाहेगी डिप्रेस क्लासेस से उसी को टिकट मिलेगा। ठीक है, तो इससे जो क्लासेस थी वो एक पॉलिटिकल टूल बन गया था। ठीक है, और जो हिंदू मेजोरिटी थी उनको एक वर्चुअल राइट मिल गया था टू नॉमिनेट मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट। ये आप अभी भी देखते हैं दोस्तों। तो इस वजह से इसका एक निगेटिव इफेक्ट पड़ा था, और इसी कारण से जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे वो टिल 1947 उन्होंने कभी भी पूना पैक्ट को जो है उसका समर्थन नहीं किया। मजबूरी में उन्होंने पूना पैक्ट साइन किया था, बट टिल 1947 वो पूना पैक्ट को डिनाउंस करते हुए आए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है दोस्तों।
अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे गांधी जी और उनके जो हरिजन कैंपेन था। हरिजन मीन्स वो अनटचेबल्स को हरिजन के नाम से बुलाते थे, और जो उनका कास्ट के प्रति उनके क्या थॉट्स थे वो थोड़ा हम देखेंगे। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जब गांधी जी जेल में थे, जब वो सेकेंड आरटीसी के बाद उनको जेल में डाला गया था, तो वहीं से उन्होंने अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट कैंपेन स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और फिर जब वो जेल से रिहा होते हैं तो उसके बाद उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अनटचेबल लोगों के लिए वो एक लीग बनाते हैं, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। सितंबर 1932 में ये बनती है, और एक वीकली जर्नल हरिजन जो है वो पब्लिश किया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और कभी कभी मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो है वो किसने बनाई थी, कब बनाई थी, कौन सा जर्नल था, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों जब गांधी जी जेल से बाहर आते हैं तो वो साबरमती आश्रम नहीं जाते हैं, वो जाते हैं वर्धा में जो उनका आश्रम होता है। क्यों? क्योंकि 1930 में उन्होंने शपथ ली थी, जब वो सीडीएम उन्होंने स्टार्ट किया था कि जब तक स्वराज नहीं मिलेगा मैं इस साबरमती आश्रम में फिर से नहीं आऊँगा। और क्योंकि स्वराज नहीं मिला था तो इसलिए वो जा नहीं सकते थे, ठीक है। इसलिए अब वो गए थे वर्धा के सत्याग्रह आश्रम में, वो शिफ्ट हो जाते हैं, और फिर वहाँ पे उनका हरिजन सेवक संघ होता है, जिसके माध्यम से वो अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए उसको इरेडिकेट करने के प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स अब देखिए, जहाँ तक कास्ट वाली बात थी, जहाँ तक अनटचेबिलिटी वाली बात थी, तो गांधी जी हिंदुओं को बोलते थे कि आपने अभी तक जितने भी अत्याचार किए हैं हरिजन लोगों के ऊपर उसका आपको प्रायश्चित करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो पहला पॉइंट है, वो हिंदुओं को बोलते थे, और इसलिए जो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स जो हिंदू सेक्शन थे वो काफ़ी अगेंस्ट थे गांधी जी के, ठीक है। गांधी जी का ये कहना था कि अगर अनटचेबिलिटी रहती है तो इसका मतलब होगा कि हिंदुइज्म जो है वो मर चुका है। हिंदुइज्म डाइज इफ अनटचेबिलिटी लिव्स, एंड अनटचेबिलिटी हैज़ टू डाई इफ हिंदुइज्म इज टू लिव। मीन्स दोस्तों अगर हिंदुइज्म को रहना है तो अनटचेबिलिटी को उसको रिमूव करना ही होगा। और दोस्तों इसके अलावा वो ये भी कहते थे कि जो हमारे शास्त्र हैं, जो हिंदू लोग मानते हैं, उनमें से किसी भी शास्त्र ने अनटचेबिलिटी को सैंक्शन नहीं किया है, ठीक है। और अगर किया भी है तो हमें उसको इग्नोर कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ हैं। तो दोस्तों गांधी जी ही थे जो अनटचेबिलिटी को नेशनल स्ट्रगल में शामिल किए थे, क्योंकि इस जो कांग्रेस थी वो सोशल रिफॉर्म से दूर रहती थी, ठीक है, इसलिए अनटचेबिलिटी को कभी भी शामिल नहीं किया था। बट जब गांधी जी आते हैं भारत में तो उनका मुख्य मुद्दा होता है कि हम अनटचेबिलिटी को भी हमको रिमूव करना है, पॉइंट। अब दोस्तों ये जो इशू थे, दो इशू चलते थे, एक तो इंटरकास्ट मैरिज और इंटर डाइनिंग। तो वो इसको जो है अनटचेबिलिटी से मिक्स नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो अनटचेबल्स हैं और इवन जो हिंदू हैं उनमें पहले से ही ऑलरेडी इंटरकास्ट मैरिज और इंटर डाइनिंग जैसे इशू चलते हैं, तो इन दोनों इशू को हमको मर्ज नहीं करना चाहिए, ठीक है। फ्रेंड्स इसके अलावा जो दो इश्यूज थे, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड अबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, ठीक है, तो इन दोनों को गांधी जी ने डिस्टिंग्विश किया था, मीन्स इनमें उन्होंने भेद कर रखा था। उनका ये मानना था कि जो अनटचेबिलिटी है उसका कारण कास्ट सिस्टम नहीं है, उसका कारण क्या है, ये जो एक हायरार्की है कि एक पर्टिकुलर कास्ट जो है वो हायर कास्ट है और एक पर्टिकुलर कास्ट है वो लोअर कास्ट है। तो अनटचेबिलिटी जो है उसका मुख्य मुद्दा क्या है, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो इसलिए वो कहते थे कि जो अपना वर्ण आश्रम है, जो हमारे 4 वर्णा है, उनसे उनको कोई दिक्कत नहीं है, अगर सब कुछ सही से चले तो वर्ण सिस्टम से जो डिफरेंट कास्ट है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी, ठीक है। तो ये उनका मानना था। तो दोस्तों बेसिकली जो गांधी जी थे वो हिंदुइज्म को प्योरीफाई करना चाहते थे, हिंदू सोसाइटी को प्योरीफाई करना चाहते थे। अब फ्रेंड्स हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आपको पता है कि 34 में जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था वो विड्रॉ हो जाता है, ठीक है। अब जो हमारे नेशनलिस्ट थे उनके पास कुछ सवाल होते हैं। वो सवाल क्या थे? पहला सवाल तो ये था कि जो 1934 से 1935 का पीरियड है, अब इसमें हम क्या एक्टिविटी करें, क्योंकि मास मूवमेंट तो कुछ हो नहीं रहा है। और दूसरा क्योंकि 1935 का एक्ट आ जाता है, उसके लिए इलेक्शन होते हैं 1937 में, तो अब क्या हमको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, क्या हमको ऑफिस को एक्सेप्ट करना है क्या? तो ये दो डिबेट होती हैं जो हम इस लेक्चर में अब देखेंगे। दोस्तों जो पहली डिबेट थी कि 1934 से 1935 के बीच में क्या करना है, तो इसमें 3 अलग आइडियोलॉजी जो हैं वो सामने आई थी। जो पहली जो थी वो बोलते थे कि हमें गांधीयन लाइंस पे कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए, मींस हमको हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करनी है,
हमको अनटचेबिलिटी को रिमूव करना है, खादी को प्रमोट करना है। तो ये तो हो गया पहला। दूसरा जो ग्रुप था जिसमें एम.ए. अंसारी, असफ अली, बालू भाई देसाई थे, ये लोग बात करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल की, क्योंकि तो फ्रेंड्स 1934 में सेंट्रल लेजिस्लेचर में इलेक्शंस होने वाले थे, तो वो बात करते थे कि हमें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये तो हो गया दूसरा स्टैंड। और तीसरा स्टैंड था जो कि नेहरू का था, जवाहरलाल नेहरू का था, वो एक स्ट्रॉन्ग लेफ्टिस्ट ट्रेंड था। ये क्या होता है हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो दोस्तों ये बात करते हैं कि जो पहला स्टैंड है कंस्ट्रक्टिव वर्क का और जो दूसरा स्टैंड है काउंसिल एंट्री, ये दोनों ही हमें नहीं चाहिए। ठीक है, उनका ये मानना था कि भाई हमें तो जो है जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल है, हमें उसको फिर से रिज्यूम करना चाहिए, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। मींस फिर से हमको सीडीएम जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे नेहरू के विजन की कि उनका क्या, उनकी सोच क्या थी। दोस्तों उनका जो मेन एम था वो ये था कि हमें कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद को अबोलिश करना है और सोशलिज्म में समाजवाद को हमको इस्टेब्लिश करना है। ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। और जब गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट विड्रॉ किया था, ठीक है, और अभी जब काउंसिल एंट्री की बात हो रही है तो उन्होंने इसको कहा था कि स्पिरिचुअल डिफीट है, ये हमारे सरेंडर ऑफ आइडियल्स हैं, जो हमारे आइडियल्स हैं स्वराज के, उसका हम सरेंडर कर रहे हैं। तो उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था। इसके अलावा उनका मानना था कि जो डिफरेंट क्लासेज हैं जैसे कि फार्मर, पीजेंट्स हो गया, ठीक है, वर्कर क्लास हो गई, इन सबको हमें नेशनल स्ट्रगल में शामिल करना चाहिए और कांग्रेस के अंडर में जो है हमें इनको शामिल करना चाहिए। तो ये इनका मानना था। अब दोस्तों उस समय दो तरह की आइडियोलॉजी या फिर दो तरह की स्ट्रेटजी चलती थी। पहली स्ट्रेटजी थी स्ट्रगल, ट्रूस एंड स्ट्रगल, इसको बोलते थे STS स्ट्रेटजी। अब इसमें होता क्या था कि जब भी कोई मास मूवमेंट हो रहा है तो पहले तो उसमें स्ट्रगल होगा फर्स्ट फेज में, ठीक है। अब सेकेंड फेज उसकी होगी ट्रूस, मतलब शांति वाला दौर होगा। इसका पर्पस क्या था? इस स्ट्रेटजी में लोगों का ये मानना था कि मास मूवमेंट लंबे समय तक नहीं चल सकता है, ठीक है। तो लोगों को फिर से एनर्जी गेन करने के लिए समय चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो अपोनेंट हैं उनको हमें समय देना होगा कि आप हमारी मांगे मान लो, ठीक है। तो अगर आप नहीं मानोगे तो हम फिर से स्ट्रगल करेंगे। तो ये स्ट्रेटजी कहलाती थी STS स्ट्रेटजी या फिर स्ट्रगल, ट्रूस, स्ट्रगल स्ट्रेटजी। लेकिन इसके विपरीत नेहरू जी का मानना था कि हमें कॉन्टिन्यूअस डायरेक्ट एक्शन करना होगा, ठीक है। हमें बिल्कुल भी एक ऐसा पीरियड नहीं होना चाहिए जहाँ पे हम चुपचाप बैठे हैं, जहाँ पे हम सामने वाले को टाइम दे रहे हैं, ठीक है। या तो स्ट्रगल होगा या फिर विक्ट्री होगी, ठीक है। तो उनकी 2 पॉइंट स्ट्रेटजी थी, स्ट्रगल, विक्ट्री, और इसके नेहरू जी समर्थक थे। अब दोस्तों ये तो हो गई स्ट्रेटजी। अब हम बात करेंगे कि काउंसिल एंट्री का फिर क्या डिसीजन होता है। तो दोस्तों फाइनली गांधी जी जो हैं वो काउंसिल एंट्री के लिए हाँ भर देते हैं। फ्रेंड्स आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि गांधी जी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के खिलाफ थे। उनका तो जो मानना था वो था कि विलेज बेस्ड जो है पॉलिटिक्स होनी चाहिए, सेल्फ सफिशिएंसी वहाँ पे होनी चाहिए। उनका पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में इतना विश्वास नहीं था, ठीक है। बट दोस्तों उसके बाद भी इन्होंने जो है काउंसिल एंट्री को हाँ भरी थी। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि कहीं फिर से हमारे कांग्रेस में स्प्लिट न हो जाए जो पहले हुआ था, ठीक है। इसके अलावा ऐसे लीडर्स जो अपने आप को जो है कंस्ट्रक्टिव वर्क में डिवोट नहीं कर सकते हैं, उनको कुछ ना कुछ मीडियम तो चाहिए अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करने के लिए। तो इसके लिए काउंसिल एंट्री की हाँ हो जाती है। अब दोस्तों इसके बाद इलेक्शंस की तैयारी होती है, ठीक है। 1934 मई में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि भाई हमको पार्लियामेंट्री बोर्ड सेटअप करना है इलेक्शन लड़ने के लिए। एंड दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा जो इवेंट था वो था अक्टूबर 1934। यहाँ पे गांधी जी जो हैं वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। अब दोस्तों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों देखिए गांधी जी का ऐसा मानना था कि अब जो उनकी आइडियोलॉजी है, ठीक है, उसके विपरीत काफ़ी सारी आइडियोलॉजी कांग्रेस में आ गई है। जैसे कि गांधी जी जो है वो विलेज की बात करते थे, सेल्फ सफिशिएंसी इन विलेज सिस्टम की बात करते थे। बट जो मेजर जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की बात करते थे, ठीक है। तो इसलिए गांधी जी जो हैं 1934 अक्टूबर में रिजाइन कर देते हैं। अब दोस्तों आते हैं इलेक्शन। नवंबर 1934 में होते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, और यहाँ पे कांग्रेस की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है। जो 75 सीट्स थी उसमें से 45 सीट जो हैं कांग्रेस कैप्चर कर लेती है। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस होती है। इसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। इसमें क्या चीज़ें थी दोस्तों वो हम अभी बात नहीं करेंगे,
हम एक अलग से लेक्चर लेंगे जहाँ पे मैं वो सारी बातें मैं आपके सामने रखूँगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे बेसिकली प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात होती है, ठीक है। इससे पहले डायरची था, बट यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात होती है और फिर 1937 में इसके लिए इलेक्शंस होते हैं। तो ये तो इतनी सी चीज़ आपको समझनी होगी जो हमारे लिए भी ज़रूरत है। अब दोस्तों, ये जो एक्ट आया था इसको कांग्रेस ने क्रिटिसाइज़ किया था, ठीक है दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को कंडेम किया था कांग्रेस ने, क्योंकि इसमें रियल पावर नहीं दी गई थी। लेकिन इसके अलावा जो हिंदू महासभा थी, जो नेशनल लिबरल फाउंडेशन था, उन्होंने इसका फेवर किया था, ठीक है दोस्तों। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी होगी। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे सेकेंड स्टेज डिबेट की, और ये डिबेट किस संबंध में थी कि 1937 में जो प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन होने हैं, अब उसका हमको क्या करना है। तो दोस्तों देखिए, 1935 एक्ट का कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया था, वो इसको अपोज करना चाहती थी। बट समस्या ये थी कि अपोज किस तरह से करें, क्योंकि किसी तरह का मास मूवमेंट अभी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये तय किया था कांग्रेस ने कि हम इलेक्शन तो फाइट करेंगे, बट समस्या ये थी कि इलेक्शन के बाद हमें क्या करना है। अगर मान लीजिए किसी प्रोविंस में कांग्रेस को मेजोरिटी मिल जाती है तो क्या वो वहाँ पे गवर्नमेंट बनाएगी। तो इस तरह के सवाल इस फेज में आते हैं और तरह तरह की आइडियोलॉजी यहाँ पे देखने को मिलती है। सबसे पहले हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू की, सुभाष चंद्र बोस की, जो सोशलिस्ट थे, जो कम्युनिस्ट थे, उन्होंने ऑफिस एक्सेप्टेंस को अपोज किया था। मीन्स आप चुनाव तो लड़ो, पर उसके बाद आपको अपनी गवर्नमेंट नहीं बनानी है, आपको ऑफिस एक्सेप्ट नहीं करना है। क्यों? और ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि अगर आपने ऑफिस एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब ये होगा कि आप एक्ट का समर्थन कर रहे हो, तो फिर आप किस तरह से एक्ट को क्रिटिसाइज करोगे। तो ये इनका ओपिनियन था, ठीक है। तो ये लोग क्या बोलते थे कि आप काउंसिल में एंट्री करो, बट वहाँ पे आप डेडलॉक जो है क्लियर करो। मीन्स पहले जो स्वराज की स्ट्रेटजी होती थी उसी को ये फॉलो करने के लिए बोल रहे थे, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा वो लोग जो कि ऑफिस एक्सेप्टेंस की बात करते थे, उनका ये कहना था कि हम भी 1935 एक्ट को जो है क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। बट हम जो ऑफिस एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं ये केवल एक शॉर्ट टर्म टैक्टिक है, ठीक है, क्योंकि अभी मास मूवमेंट नहीं चल रहा है, ठीक है। और ये जो प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज हैं, इनको हम कंस्ट्रक्टिव वर्क को प्रमोट करने में भी यूज कर सकते हैं। तो ये इनकी ओपिनियन थी दोस्तों। फिर से वही होता है कि एक पक्ष कुछ बात कह रहा है, दूसरा पक्ष अपनी कुछ बात कह रहा है। अब गांधी जी की यहाँ पे क्या पोजीशन थी दोस्तों? तो गांधी जी ने शुरुआत में तो वो इसके पक्ष में नहीं थे कि ऑफिस एक्सेप्टेंस होना चाहिए, बट बाद में उन्होंने इसके लिए हाँ बोल दी थी। जो लखनऊ का 1936 और फैजपुर का 1937 सेशन होता है, वहाँ पे कांग्रेस डिसाइड कर लेती है कि हम जो है इलेक्शन फाइट करेंगे, बट जो ऑफिस एक्सेप्टेंस वाला क्वेश्चन है वो हम बाद में देखेंगे। एक बार इलेक्शन हो जाने दीजिए, उसका रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। तो ये बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए। एंड दोस्तों, फरवरी 1937 में प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। 11 प्रोविंस थी जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। ये प्रोविंस आपको याद होनी चाहिए: मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, असम, NWFP, बंगाल, पंजाब एंड सिंध। तो इन 11 प्रोविंसेज में फरवरी 1937 में इलेक्शंस होते हैं। अब दोस्तों, इन इलेक्शंस के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या होता है कि एक तो टोटल रिजेक्शन ऑफ 1935 एक्ट, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो प्रिजनर्स थे उनको हम रिलीज करेंगे, ठीक है। रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड कास्ट, मतलब इक्वलिटी की बात कर रहे थे, ठीक है। जो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, ठीक है। इसके अलावा राइट टू फॉर्म यूनियन एंड स्ट्राइक की बात ये लोग करते थे। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कांग्रेस की परफॉर्मेंस की। बहुत शानदार कांग्रेस की परफॉर्मेंस हुई थी। 1161 सीट्स में से 716 सीट्स जो हैं कांग्रेस ने जीत ली थी। और बंगाल, असम, पंजाब, सिंध और NWFP के अलावा जितनी भी प्रोविंस थी वहाँ पे कांग्रेस को मेजोरिटी मिली थी। दोस्तों, इस पे सवाल पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना होगा। इसके अलावा बंगाल, असम, NWFP में यहाँ पे मेजोरिटी तो नहीं थी, बट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो थी वो कांग्रेस उभर के सामने आई थी। अब दोस्तों, इससे हुआ क्या था? ये इतनी शानदार परफॉर्मेंस थी, इससे कांग्रेस की जो वैल्यू थी, उसकी जो प्रेस्टीज थी वो बढ़ गई थी। और इसके चलते नेहरू जी अपनी स्ट्रेटजी जो है वो चेंज कर लेते हैं और जो STS की स्ट्रेटजी थी उसको मान लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल पूछा जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रोविंसेस में कांग्रेस के रूल की। दोस्तों, हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि 11 प्रोविंसेस के इलेक्शन हुए थे, ठीक है। और उसके चलते बहुत सारी प्रोविंस में कांग्रेस को मेजोरिटी मिली थी। तो वहाँ पे कांग्रेस अपनी मिनिस्ट्री बनाती है। बॉम्बे,
मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, यूपी, बिहार। और दोस्तों जहाँ पे लार्जेस्ट पार्टी होती है वहाँ पर भी कोलिशन के माध्यम से कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में कामयाब होती है, जैसे कि NWFP, सिंध एंड असम। तो मतलब केवल पंजाब और बंगाल दो ऐसी प्रोविंस थी जहाँ पे कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है। एंड दोस्तों जब ये मिनिस्ट्रीज बन जाती हैं तो गांधी जी कांग्रेस के लोगों को एडवाइस देते हैं कि आप ऑफिस को लाइटली लेना, टाइटली उनसे चिपक के मत जाना, ठीक है, पॉलिटिकल करप्शन नहीं आना चाहिए, कुर्सी की चाहत नहीं होनी चाहिए। तो ये सब एडवाइस गांधी जी कांग्रेस के लोगों को देते हैं और वो ये भी कहते हैं कि आप रूल करके दिखा दो कि बिना पुलिस और आर्मी के भी शासन जो है वो चलाया जा सकता है। तो ये तमाम एडवाइस थी जो गांधी जी के द्वारा कांग्रेस के लोगों को दी जाती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि कांग्रेस का रूल किस तरह से था। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ये बात तो एकदम स्पष्ट है कि जो परफॉर्मेंस थी कांग्रेस की, उससे इसकी जो प्रेस्टीज थी वो तो बढ़ गई थी, क्योंकि ये सब चीज़ें 1935 एक्ट के अंडर में हो रही थी जिसमें रियल पावर नहीं थी इन लोगों के पास। तो ये लोग चाहकर भी जो बेसिक कैरेक्टर था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, मतलब जो इंपीरियल कैरेक्टर था, उसको चेंज नहीं कर सकते थे, ठीक है। बट फिर भी इन्होंने काफ़ी प्रयास किए। एंड दोस्तों इन प्रयास से ये बात समझ में आ गई थी कि कांग्रेस केवल लोगों को लीड ही नहीं बल्कि वो स्टेट पावर का यूज भी कर सकती है, और किसके लिए, अपने लोगों के बेनिफिट के लिए। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें याद होनी चाहिए। फ्रेंड्स सबसे पहले कांग्रेस ने सिविल लिबर्टीज़ के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया था, प्रेस पे रेस्ट्रिक्शन वगैरह हटाए थे। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की तो वहाँ पे काफ़ी सारे कंस्ट्रेंट्स थे, जैसे कि जो स्ट्रक्चर था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड चैम्बर था, जैसे कि राज्यसभा होती है, तो वहाँ पे लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स, इनकी मेजोरिटी थी, तो रिफॉर्म्स लाना इतना आसान नहीं था। इसके अलावा एडिकेट पावर्स नहीं थी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे। और दोस्तों 28 महीने की बात थी, ठीक है, समय का बहुत कंस्ट्रेंट था क्योंकि फिर बाद में वॉर होने वाली थी। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ एग्रीकल्चर में कर नहीं पाई थी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लेबर की बात करें तो लेबर के प्रति जो है इनका बड़ा ही अच्छा रुख था, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल पीस को प्रमोट करने की बात करते थे, ठीक है, वर्कर्स के इंटरेस्ट को एडवांस करने की बात करते थे। इसके अलावा स्ट्राइक्स वगैरह कम होनी चाहिए, ठीक है, और अगर होती भी हैं तो एक कंपलसरी आर्बिट्रेशन में समझौते वाली बात ये लोग करते थे, ठीक है। वर्कर की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट्स लगाए गए थे। बट दोस्तों समस्या क्या थी, एक समस्या ये थी कि जो मिलिटेंट ट्रेड यूनियन प्रोटेस्ट होते थे उनको इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम समझा था, और बहुत सी बार जो है सेक्शन 144 भी लगाया गया था, मीन्स धारा 144 लगा दी गई थी, और इससे काफ़ी लोग नाराज़ थे, जैसे कि नेहरू जी। बट ओपनली वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे, बट अंदर ही अंदर वो इस चीज़ से नाराज़ थे। दोस्तों अब हम बात करेंगे सोशल वेलफेयर रिफॉर्म्स की। काफ़ी सारे अच्छे प्रयास होते हैं। सबसे पहला जो हरिजन थे उनके वेलफेयर के लिए काफ़ी सारे मेजर्स लिए जाते हैं, जैसे कि टेंपल एंट्री हुआ, पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना हुआ, स्कॉलरशिप हुआ, तो उस क्षेत्र में कदम उठाए जाते हैं। इसके अलावा प्राइमरी, टेक्निकल एंड हायर एजुकेशन, साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन को भी अटेंशन दिया जाता है, ठीक है, उसको भी रिसोर्सेज अलॉट किए जाते हैं। खादी को प्रमोट किया जाता है, प्रिजन्स रिफॉर्म्स लाए जाते हैं। इसके अलावा नेशनल प्लानिंग कमेटी के माध्यम से प्लानिंग को जो है डेवलप करने की बात होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों बात आती है इसका इवेल्यूएशन, इनकी परफॉर्मेंस किस तरह की थी। तो दोस्तों देखिए हमें ये चीज़ समझनी होगी कि केवल 28 महीने का कांग्रेस रूल था, बट इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। सबसे पहला कि लोगों को ये समझ में आ गया था कि अगर भारत में रेडिकल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाने हैं तो उसके लिए सेल्फ गवर्नमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह के काम कांग्रेस की मिनिस्ट्री ने कर दिए थे उससे ये बात समझ में आ गई थी केवल भारतीय लोगों की सरकार ही भारत के पक्ष में काम कर सकती है, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, ये जो मिथ था कि इंडियंस जो हैं वो रूल नहीं कर सकते हैं, उस मिथ को तोड़ा गया था। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। इसके अलावा दोस्तों अक्टूबर 1939 में, ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है तो ये सब मिनिस्ट्री जो हैं वो रिजाइन कर देती हैं। फ्रेंड्स क्योंकि कांग्रेस मुस्लिम लीग से पावर शेयर नहीं करी थी तो इसके लिए जो मुस्लिम लीग थी वो काफ़ी नाराज़ थी, और इसके लिए उन्होंने 1938 में एक पीरपुर कमेटी की स्थापना की थी। इसमें क्या हुआ था, एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई जाएगी, और किस चीज़ के लिए कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने जो एट्रोसिटीज़ कमिट की हैं मुस्लिम लोगों के ऊपर, उसकी एक रिपोर्ट, डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई जाएगी। और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसे कि इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस राइट्स, सपरेशन ऑफ उर्दू इन फेवर ऑफ हिंदी, डिनाइल ऑफ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। तो ये तमाम चीज़ें थी जिसके चलते इंक्वायरी मुस्लिम लीग ने की थी और डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट की थी।
तो इस पीरपुर कमेटी के चलते कांग्रेस को ये तो समझ में आ गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना इतना आसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा है और आप हमेशा उसको पूरा नहीं कर सकते हो, तो गवर्नमेंट को रन करना इतना आसान नहीं है दोस्तों। तो ये तो हो गया हमारा आज का टॉपिक। अब हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, ठीक है दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बनारस कॉन्स्पिरेसी के संबंध में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा है कि कौन सा सही है। दोस्तों देखिए, जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता हो तो आप उससे घबराइए मत, आप उसको अपने नोट्स में शामिल कर लीजिए, ठीक है। और इसी तरह से यूपीएससी की पढ़ाई होती है, जो नई चीज़ आपको मिल रही है उसको अपने नोट्स में आप ऐड कर लीजिए। तो बनारस कॉन्स्पिरेसी 2 स्टेटमेंट दिए गए। पहला, इट वॉज ए पार्ट ऑफ प्रपोज आर्म्ड रिबेलियन इन इंडिया बाय गदर फंक्शनरीज। दोस्तों ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। रास बिहारी बोस वॉज इन्वॉल्व इन इट, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी मैं डिटेल आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, हमने गदर के बारे में बात की थी, ठीक है। वो भारत में एक रिवोल्ट प्लान कर रहे थे, एक आर्म्ड रिवोल्ट प्लान कर रहे थे और इसके लिए पंजाब में उनको बॉम्ब्स पहुंचाने थे, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए, इसकी प्लानिंग करने के लिए बनारस में एक मीटिंग होती है और इसी को बोला गया था बनारस कॉन्स्पिरेसी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? सचिन सान्याल, रास बिहारी बोस एंड विष्णु गणेश पिंगले। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने होंगे दोस्तों। गदर, देन बनारस कॉन्स्पिरेसी, पर्पस क्या था? पंजाब में बॉम्ब्स जो हैं वो सप्लाई करने हैं। और कौन लोग शामिल थे? सचिन सान्याल, विष्णु गणेश पिंगले एंड रास बिहारी बोस। दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग गांधीयन फेज। तो दोस्तों महिलाओं के पार्टिसिपेशन की बात यहाँ पे हो रही है। 2 स्टेटमेंट दिए गए। पहला, इट वॉज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन विच गांधी जी इन्वाइटेड वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनी मास कैंपेन। दोस्तों यहाँ पे एनी लिखा हुआ है। दोस्तों अगर हम बात करें तो गांधी जी ने सबसे पहले अफ्रीका में वुमेन को इनवाइट किया था। अगर हम इंडिया की बात करें तो रोवलेट एक्ट में गांधी जी ने इनवाइट किया था। तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है? गांधी जी इंक्लूडेड सेलेक्टेड वुमेन इन हिज ओरिजिनल कोर ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स इन द दांडी मार्च। दोस्तों ये भी हमने डिस्कस किया था कि दांडी मार्च में गांधी जी महिलाओं को शामिल नहीं कर रहे थे, बट बाद में सरोजनी नायडू ने उनको कन्विंस किया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन 2 भी गलत है क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल लिखा हुआ है, ओरिजिनल कोर ग्रुप तो उसमें शामिल नहीं किया हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन है कि गांधी जी की जो स्ट्रेटजी थी, स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल, उसके कौन कौन सी फेजेस थी? सबसे पहला फेज ऑफ नॉन मास मूवमेंट, ये तो हमने देखा था, सही बात है, ठीक है। सेकंड क्या है? एक्स्ट्रा लीगल मास स्ट्रगल, ये भी सही बात है। और थर्ड क्या है? कॉन्टिन्यूस मास स्ट्रगल टिल फ्रीडम इज अचीव्ड। दोस्तों ये तो नेहरू की आइडियोलॉजी थी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए 1 और 2 ओनली। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट बी आर अंबेडकर के लिए सही नहीं है? सबसे पहला है कि ही अटेंडेड ऑल द 3 RTC इन लंदन। दोस्तों ये सही बात है, उन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। दूसरा, लाइक गांधी ही बिलीव दैट विलेज पंचायत वुड एड इन एम्पावरमेंट ऑफ डिप्रेस क्लासेस। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है। गांधी जी का मानना था कि विलेजेस जो हैं वो ही पॉलिटिक्स का बेस होना चाहिए, जबकि जो अंबेडकर थे वो मानते थे कि विलेज में ही ये जितने भी इश्यूज हैं, अनटचेबिलिटी, इनइक्वलिटी, उनका जो सोर्स है वो विलेज ही है। तो विलेज को वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों तीसरा देखिए कि ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप बहिष्कृत हितकर्मी सभा, ये सही बात है, ये मैंने आपको डिस्कस भी किया था। और चौथा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें वो लेबर मेंबर थे। दोस्तों ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी होगी, और इसके लिए नोट्स मैंने आपको बना के यहाँ पे दिए हैं। टिल 1946 वो लेबर मेंबर थे, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, ठीक है दोस्तों। एंड 1923 में बहिष्कृत हितकर्मी सभा की स्थापना उन्होंने की थी। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है अबाउट पेरिस इंडियन सोसाइटी, ठीक है। और इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हैं और पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोस्तों ये हमने डिस्कस नहीं किया था, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पेरिस इंडियन सोसाइटी। तो दोस्तों देखिए, ये जो पेरिस इंडियन सोसाइटी थी ये 1905 में जो मैडम कामा थी उन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी को फॉर्म किया था पेरिस में, ठीक है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों जो सेकंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस हुई थी 1907 में, उसमें मैडम कामा ने पार्टिसिपेट भी किया था,
ठीक है। और कांग्रेस की तरफ से उन्होंने वहाँ पे एड्रेस भी किया था और उसके बाद इंडियन फ्लैग जो है वो लहराया था। तो ऐसा करने वाली वो पहली महिला थी जिन्होंने एक विदेशी धरती पे, एक फॉरेन सॉइल पे इंडियन फ्लैग उन्होंने होस्ट किया था। और कहाँ पे? जर्मनी में किया था। तो दोस्तों ये आपको याद रखना होगा। एंड दोस्तों 1905 में जो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई थी, ये उसी की एक ब्रांच थी। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट हमें याद रखने होंगे। अगर अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो उस पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 की जो वॉर कॉन्फ्रेंस हुई थी उससे जुड़े 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कौन सा सही है। सबसे पहला कि इसको दिल्ली में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के अंडर में इसको कन्वीन किया गया था। दूसरा, इसमें इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियन का सपोर्ट हमको हासिल करना है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि गांधी जी ने इसको सपोर्ट नहीं किया था। दोस्तों पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। थोड़ा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। दोस्तों वॉर कॉन्फ्रेंस 1917 में कन्वीन की गई थी और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियन का पार्टिसिपेशन इंश्योर करना। दोस्तों जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें तकरीबन 13 लाख इंडियन सैनिकों ने पार्टिसिपेट किया था। और रिक्रूटमेंट को बढ़ाने के लिए दिल्ली में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के अंडर में इस वॉर कॉन्फ्रेंस को कन्वीन किया गया था। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जर्स का जो है रिक्रूटमेंट किया जा सके। और उस समय गांधी जी भारत में स्टार्ट वाली फेज़ में ही थे। उन्होंने इस एफर्ट को सपोर्ट किया था और इसके चलते खेड़ा गुजरात में उन्होंने रिक्रूटिंग कैंपेन भी स्टार्ट किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1934 में गांधी जी ने जो रिजाइन किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस से, उसकी मुख्य वजह क्या थी? दोस्तों ये जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? द इमरजेंस ऑफ वेरियस आइडियोलॉजीज मेड गांधी जी रियलाइज हिज डिक्लाइनिंग इन्फ्लुएंस ऑन आईएनसी। क्योंकि लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते थे, ठीक है, जबकि गांधी जी बात करते थे विलेज की। ये मैंने आपको समझाया था कि डिफरेंट तरह की जो आइडियोलॉजीज थी वो कांग्रेस में आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सीडीएम था उसका सेकंड फेज इतना लंबा क्यों नहीं चला? दोस्तों ये हमने देखा था, ये जो सेकंड फेज था ये गांधी जी ने जब सेकंड आरटीसी के बाद वो भारत में आए थे उसके बाद लॉन्च किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, गांधी जी एंड अदर लीडर्स हैड नो टाइम टू बिल्ड द टेम्पो। और उसके बाद गवर्नमेंट का एटीट्यूड भी यही था कि हम गांधी जी को टेम्पो बिल्ड करने को अलाउ करेंगे ही नहीं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि वो कौन सी महिला थी जिसने ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की स्थापना की थी? ठीक है, क्विट इंडिया जो मूवमेंट था उसके दौरान उनका अरेस्ट भी हुआ था। ठीक है, वो एक इंडिपेंडेंट इंडिया में स्टेट की फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर थी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है सुचेता कृपलानी। दोस्तों इसके बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं। आप प्लीज़ इसको स्लाइड को पॉज करके इसको ज़रूर देखिएगा, अपने नोट्स में इसको मेंशन कीजिएगा। ये फर्स्ट स्लाइड है एंड ये सेकंड स्लाइड है। ये दोनों स्लाइड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग थी इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। और क्यों बनाई थी? क्योंकि वो नेहरू रिपोर्ट से नाराज थे। ठीक है, तो अब इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय रास बिहारी बोस। दोस्तों ये गलत है। ठीक है, सेकेंड है कि इट वॉज सेटअप एज द रिजल्ट ऑफ डिससेटिस्फेक्शन ऑफ द यूथ मेंबर्स अगेंस्ट द डोमिनियन स्टेटस एज द गोल ऑफ द कांग्रेस। दोस्तों ये बात सही है। ठीक है, ये नेहरू रिपोर्ट की बात हो रही है। तीसरा क्या है? प्रोविंशियल ब्रांचेज ऑफ द लीग वर सेटअप ऑल ओवर द कंट्री। दोस्तों ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इस लीग की जो प्रोविंशियल ब्रांचेज थी वो पूरे भारत में जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो ऑप्शन 3 भी सही है। अब यहाँ पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो आंसर होगा 1 ओनली। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो, ये लेक्चर पसंद आया होगा। दोस्तों आपके जो भी सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।